नमस्कार। इतिहास के प्रति सभी जिज्ञासु विद्यार्थियों और अन्य लोगों का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube ऐप पर इतिहास की सहायक आचार्य मैं सीमा चारण स्वागत करती हूँ। आज अंतिम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र यानी राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हम राजस्थान की जानकारी देने वाले, राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाले स्थानीय भाषा में रचे गए सबसे महत्वपूर्ण साहित्य यानी ख्यात साहित्य पर कुछ चर्चा करेंगे। कुछ जानकारी उसके बारे में मैं आपको देना चाहूँ। अब वैसे तो राजस्थानी भाषा में जो साहित्य रचा गया वो काफ़ी समृद्ध हैं। ये रचनाएं हमें 9वीं शताब्दी से उपलब्ध होती है। इनमें रासो महत्वपूर्ण है, जिसमें पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो आदि महत्वपूर्ण हैं। इस साहित्य से राजपूत जो स्टेट्स थे उनकी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इन सभी क्षेत्रों की जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा गद्य के रूप में जो ऐतिहासिक साहित्य मिले उनके अलग अलग रूप हैं, जैसे ख्यात, वात, वंशावली, पीढ़ियावली, पट्टावली, विगत, हकीकत, याद, वचनिका, ये सारी चीज़ें। ख्यात इतिहास को कहा जाता है। अब यहाँ कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ख्यात क्या है और व्यात क्या है। ख्यात विस्तृत इतिहास होता है जिसमें किसी एक व्यक्ति का नहीं है। अगर एक स्टेट का इतिहास लिखा गया है तो जो लेखक है वो शुरू से जितना उसके पास सोर्सेस अवेलेबल है वहाँ से प्रयास करेगा। वात में या तो किसी व्यक्ति का या किसी जाति का या पर्टिकुलर किसी घटना या प्रसंग का उल्लेख मिलता है। यानी ख्यात जहाँ बड़ा रूप है इतिहास का, निबंधात्मक प्रश्न है, तो वात जो है आपके लिए एक छोटा प्रश्न है, अति लघुतरात्मक प्रश्न है। ख्यात बड़ी होती है और वात छोटी होती है। अब हम ख्यात साहित्य पे आ जाते हैं। इस समय जो हमें ख्यातें उपलब्ध हैं वो 17वीं शताब्दी से पहले की नहीं है। ये ख्यात लिखने का काम कौन किया करते थे कि दरबार में जो राजकीय कर्मचारी होते थे, जिनमें चारण होते थे, पंचोली होते थे, ये लोग जो हैं वो लिखा करते थे। पर कई व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने दरबार में बैठ कर के नहीं, एक इतिहास के प्रति रुचि के लिए और आने वाली पीढ़ियों को क्या हुआ था इतिहास में इसकी जानकारी देने के लिए ख्यातें रची। इनमें मुख्य नैन्सी की ख्यात, दयालदास की ख्यात, बांकीदास की ख्यात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब ये जो ख्यातें हैं इनका सिर्फ महत्व ये नहीं है कि हमें हिस्ट्री की जानकारी मिलती है, इतिहास की जानकारी मिलती है। राजस्थानी भाषा के साहित्य की बारे में अगर आप जानना चाहें, नए नए शब्दों का प्रयोग और भी जो साहित्य की विशेषताएं हैं साहित्य की, तो ख्यातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अब मध्ययुगकालीन राजस्थान और आधुनिक काल के राजस्थान, इसकी जानकारी में ख्यातों में महत्वपूर्ण हमें जानकारी मिलती है। कई बार फारसी लेखकों ने जिन घटनाओं का महत्वपूर्ण वर्णन नहीं दिया है, महत्वपूर्ण हमारे लिए राजस्थान के हैं हम, इसलिए हमारे लिए वो घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, छोटे रूप में दी हैं। वहीं यहाँ ख्यात के इतिहासकार हैं, उन्होंने इसको बड़ा ही विस्तृत विवरण दिया है। जैसे कि जो सुमेल का युद्ध लड़ा गया, मालदेव और शेरशाह सूरी के बारे में। इसके अलावा राणा प्रताप और जयपुर के राजकुमार मान सिंह की जो मिलने की घटना हुई थी, जिसको कि कारण माना जाता है हल्दी घाटी के युद्ध का, भी एक महत्वपूर्ण। ये सारी घटनाएं हमें ख्यातों में ही मिलती है। हालांकि ख्यातों की कुछ कमियां भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही कोई कमी नहीं है, त्रुटि रहित है। कमियां हर एक में होती है, तो ख्यात में भी हैं। पहली तो यह है कि इसमें तारीखें कई बार गड़बड़ है, गड़बड़ झाला हो रखा है, सही नहीं दी गई है। दूसरा, घटनाएं हमें ऐसी, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास का मतलब होता है कि घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से विवरण, यानी कि क्रोनोलॉजिकल, जो पहले घटना हुई है उसका पहले वर्णन दिया जाए और बाद में का बाद में। लेकिन यहाँ ख्यातों में ऐसा ध्यान नहीं रखा गया है। इसके अलावा व्यक्तियों के नाम और जगहों के नाम उसकी तरफ की प्योर लिखें, सही लिखें, उसकी तरफ इन ख्यातों में ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अलावा सबसे जो बड़ी कमी है इसमें कि सिवाय मुणोत नैन्सी के ज़्यादातर ख्यात के लेखकों ने, उन्होंने किस स्रोत से इस घटना की, इस व्यक्ति के बारे में, प्रसंग की ये जानकारी मिली, उसका वर्णन उन्होंने नहीं दिया है। तो ये तो आ गई ख्यात साहित्य की कमियाँ।
लेकिन इन कमियों के बावजूद भी राजस्थान की संस्कृति, सभ्यता, धर्म, समाज, इसको समझने के लिए ख्यात साहित्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उनकी जगह दूसरा कोई भी साहित्य नहीं ले सकता है। अब हम आ जाते हैं ख्यातों में मुख्य रूप से कौन कौन सी ख्यातें थी। तो जो सबसे पहली ख्यात मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी, वो है मुंडियार की ख्यात। मुंडियार बच्चों एक गांव है जो कि आज के नागौर से 10 मील की दूरी पर स्थित है। इस गांव को मारवाड़ के जो राठौड़ शासक थे उन्होंने चारणों को अनुदान में दिया था। वहाँ के सारे जो अनुदानित गांव के जो अनुदान प्राप्त करता थे उन्होंने बैठ कर के ख्यातों की रचना की, जिसको राठौड़ों की ख्यात भी कहा जाता है। और क्योंकि मुंडियार गांव के चारणों ने इसकी रचना की तो मुंडियार गांव की ख्यात भी कहा जाता है। हालांकि ख्यात के लेखक कौन कौन हैं और कब इसकी रचना हुई उसके बारे में निश्चित रूप से इसमें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकती, लेकिन इसको जब हम पढ़ते हैं तो शायद जसवंत सिंह के शासनकाल में ही लिखी गई होगी, क्योंकि यहाँ जो है मारवाड़ के राठौड़ शासक सीहा से इसका शुरुआत हुई है, वहाँ से लेकर महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु तक इसका विवरण दिया गया है। इस ख्यात में मारवाड़ के हरेक राजा सीहा से लेकर जसवंत सिंह तक उसका जन्म कब हुआ, उसका अभिषेक कब हुआ और उसका स्वर्गवास कब हुआ, इसका बिल्कुल तिथिक्रम दिया गया है। साथ ही साथ हर एक राजा की कितनी पत्नियाँ थी, उनसे कितनी संतानें पैदा हुई, इसके बारे में भी उल्लेख दिया गया है। और समय समय पर मुग़ल शासकों में, मुग़ल घराने में जिन राजपूत राजकुमारियों का विवाह हुआ उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। इस ख्यात में जो है बताया गया है कि मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर के पुत्र जहांगीर, जिसको तब सलीम कहा जाता था, उससे अपनी पुत्री का विवाह किया, जिसको इतिहास में जोधाबाई, ओरिजिनल जो जोधाबाई है वो कहा जाता था। ये जोधाबाई जो है मालदेव के दासी की पुत्री थी, तो कहीं बाकी सब जो ग्रंथ हमें मिलते हैं वहाँ इसको उदय सिंह की पुत्री बताया गया है, बाकी सिर्फ इस ख्यात में जो है उसको मालदेव की एक दासी की पुत्री बताया गया है। इस ख्यात की एक ओरिजिनल हस्तलिखित प्रति जो है सीतामऊ के नटनागर संस्थान में आप अभी भी जाएं तो देख सकते हैं। उसके बाद अपनी अगली ख्यात आती है मुहणोत नैणसी की ख्यात। इस ख्यात के बारे में चर्चा करने से पहले मैं मुहणोत नैणसी, जिसको कि राजस्थान का, राजपूताने का अबुल फजल भी कहा गया है, उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, वो देना चाहूँगी। नैणसी का जन्म जो है ओसवालों की मुहणोत शाखा में 1610 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम था जयमल और माता का नाम था स्वरूप देवी। ये जो मुहणोत घराना था ये कई पीढ़ियों से मारवाड़ के राजघराने की सेवा में काम करता आया था। तो इसी परंपरा में मुहणोत जो है उसको जोधपुर के नरेश, मुहणोत के पिता को जोधपुर नरेश गज सिंह ने देश दीवान पद पर नियुक्त किया था। धीरे धीरे मुहणोत भी जो है वो अपनी वीरता के हिसाब से और रेवेन्यू की जानकारी के हिसाब से जसवंत सिंह की नज़रों में चढ़ गए और उन्होंने मियाँ फरासत को हटा करके नैणसी को अपना दीवान नियुक्त किया। 10 वर्षों तक नैणसी पद पर रहा और इस दौरान उसने खूब सेवा दी। जब औरंगज़ेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए जसवंत सिंह को साउथ में भेजा, दक्कन में भेजा, तो नैणसी को भी वो अपने साथ में ले गए और पता नहीं वहाँ किस बात पे जसवंत सिंह उनसे नाराज़ हो गए और उनकी वहाँ पर जो है हत्या कर दी गई। ये तो है नैणसी के जीवन के बारे में। अब हम आ जाते हैं, इसके ग्रंथ 2 हैं वैसे तो, एक तो है मुहणोत नैणसी की ख्यात और दूसरा है मारवाड़ के परगने की विगत। अब इस ख्यात पे ही इसकी कुछ विशेषताएं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये जो ख्यात की भाषा है ये राजस्थानी भाषाओं में जो सबसे सशक्त और विकसित मारवाड़ी भाषा इसमें लिखी गई है, पश्चिमी राजस्थान में जो बोली जाती है। दूसरी इसकी विशेषता है नैणसी की ख्यात में छोटे छोटे जो प्रसंग हैं वो अलग अलग नामों से मिलते हैं, जैसे वार्ता, हकीकत, साख, पीढ़ियावली, हवालों आदि। इसके अलावा जगह की सही रूप से संकेत कोई घटना किस स्थान पर हुई है उसको देने के लिए उसने 8 दिशाओं के माध्यम से 8 विशेष दिशाएं जो राजस्थानी साहित्य में लिखी गई हैं उसके हिसाब से उस जगह का उल्लेख किया है।
अगली इसकी विशेषता है कि जितने भी ख्यात ग्रंथ आप देखेंगे उनमें प्राय एक राजवंश है या एक राज्य विशेष का वर्णन है, लेकिन यहाँ जो है सिर्फ ये नहीं है कि मारवाड़ के घराने का ही, राठौड़ों का ही इतिहास लिखा है उसने, साथ ही साथ उसने डाबी, सिसोदिया, हाड़ा, सोनगरा, खींची, ये सारे तो हैं ही हैं, साथ ही साथ सिंध, गुजरात, मध्य भारत, महाराष्ट्र, हरियाणा, यहाँ के शासकों के बारे में भी कहीं न कहीं इसने वर्णन दिया है। अगली इसकी विशेषता है कि सांस्कृतिक दृष्टि से ये विशेष महत्वपूर्ण है। इसने मंदिर, मठ, किलों के निर्माण, भेंट, पूजा, बलि कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से मुख्य तीर्थ हैं, उनके महत्व क्या क्या है, सगाई, विवाह जो 8 प्रकार के होते थे, वीरों का मरणोत्सव, जौहर, पतिव्रत, जातियों की उत्पत्ति, रीति रिवाज, मुख्य पर्व, त्योहार, माप, तोल, कर, मुद्राएं, ये सारी जानकारियाँ दी है जो सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक, सामाजिक और गृहस्थ जीवन के बारे में भी जानना चाहो तो इस बड़े से ग्रंथ में आपको जगह जगह मिल जाएंगी। इसी प्रकार जो स्वर्गवासी हुए हैं, जिन्होंने की वीर गति को प्राप्त हुए हैं, ये कैसे उनके बदले लिए जाते थे, वैर का बदला लेने वालों का अनोखे वर्णन भी है जो इस ख्यातों में पूरी तरह से लिखे हुए हैं। अगली विशेषता है कि इसमें भौगोलिक वर्णन भी है, नदियों के नाम है, उनकी लंबाई है, किस पहाड़ से वो निकलती है, जिले, परगने, ये गाँव है, सभी के नाम इसमें दिए गए हैं। तो बड़ा ही विस्तृत विवरण नैन्सी ने अपने ग्रंथ में किया है। इसके अलावा इसकी विशेषता है कि पीढ़ियों का इसमें बहुत बड़ा संग्रह किया गया है जो कि दूसरे किसी भी ख्यात में नहीं मिलता है। बड़ी बड़ी लड़ाइयों का वर्णन, तिथिक्रम, वीरगति, कोई अगर योद्धा प्राप्त हुआ है तो कब हुआ है, उसके जागीरें कैसे पाई, उसके वंशजों ने कैसे खोई, ये सारे टाइमिंग भी इसमें लिखे गए हैं। इसके साथ साथ इसमें अगली जो अंतिम विशेषता है इसकी, नैन्सी ने अपनी ख्यात में समाज, राजनीति और इतिहास से जुड़ी हुई छोटी मोटी सभी घटनाओं का जो इम्पोर्टेंट थी उनका उल्लेख किया है, जो कि आगे चल कर के जनजीवन में लोक साहित्य बन कर के सामने आई। इसके अलावा कई जो मुहावरे हैं, कहावतें हैं, आख्यान हैं उस समय जो प्रचलित थे, उनका वर्णन भी इस ख्यात में हमें मिलता है। इसके अलावा इसकी दूसरी कृति जो है मारवाड़ का परगना की विगत, इसमें सभी परगने मारवाड़ के, उनके गांव, कितनी आमदनी है, किसको जागीर अलॉट हुई है, ठिकाने कितने हैं, भूमि कितनी है, एक साकिया है या दो साकिया है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। इतनी विशेषताओं के कारण ही मुंशी देवी प्रसाद ने नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल कहा है। हालांकि अबुल फजल ने तो आश्रय पाकर के अकबर की परमिशन लेकर के ये ग्रंथ लिखा था, नैन्सी ने छुपा करके ये ग्रंथ लिखा था। उसको कोई लालच नहीं था कि मुझे प्रसन्न होकर के महाराजा ये पुरस्कार दे देंगे, तो अबुल फजल से कहीं उत्कृष्ट उसकी जो थी उद्देश्य था, इस कारण मैं तो उसको अबुल फजल से श्रेष्ठ मानती हूँ। अगली अपनी ख्यात है बांकीदास की ख्यात। कविराज बांकीदास ने ख्यात लिखी है। इनका जन्म हुआ था भांडियावास गांव में। बांकीदास एक महान कवि थे, इतिहासकार थे। कहते हैं कि जब राजस्थान के राजाओं ने बिना युद्ध लड़े ही सहायक संधियां कर ली अंग्रेज़ों से, तो उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से इन शासकों को काफ़ी व्यंग्य कसे। उन्होंने एक गीत लिखा था, आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर। ये गाना राजस्थान में बहुत लोकप्रिय हुआ। तो उस समय जो है आम जनता के अंदर जो भावनाएं थी ब्रिटिश विरोधी, उससे उसका हमें पता चलता है। उनकी कृति बांकीदास की ख्यात राजस्थानी गद्य में लिखी गई है। इस ख्यात में छोटी छोटी बातों का संग्रह है। ये बातें छोटे छोटे नोट के रूप में मिलती है। लेखक जानकारी लेते रहते थे और जो नोट उनको जहाँ लगे उसने उन्हें वहीं नोट कर लिया। यहाँ जो है क्रोनोलॉजी नहीं है, तिथिक्रम नहीं है, तो श्रृंखलाबद्ध इतिहास हमें नहीं लिखता। ज़्यादातर बातें जो हैं वो 2-2, 3-3 लाइनों में ही हैं। लगभग 2000 बातों का इसमें संग्रह है। बांकीदास की ख्यात में सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है। इतिहास के साथ साथ जोधपुर और जयपुर राज्यों की स्थापना, इसका बड़ा सा विवरण दिया गया है। उनकी ख्यात में वेशभूषा और उस युग में प्रचलित जो वस्त्र थे, जैसे कई वस्त्रों के नाम है, फुमरी, रुमाल, गुलबंद, इनके नाम आते हैं। इसके अलावा जो गहने थे जो आज भी पहने जाते हैं, चूड़ी, तिमणियों, जुगावली आदि का विवरण आता है। इसके अलावा एक जानकारी महत्वपूर्ण है, मैं बताना चाहूँगी आपको विशेषकर। बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने विक्रम संवत 1885 में गया, जो कि बड़ा ही पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है, वहाँ अपने सभी प्रमुख सरदारों की बैठक बुलाई और गया में उन्होंने सरदारों से प्रण करवाया
कि भविष्य में अपने परिवार में पैदा होने वाली जो शिशु कन्याएं हैं जिनको मार दिया जाता था उनका वे वध नहीं करेंगे। तो महाराजा रतन सिंह का कन्यावध के प्रति जो घृणा थी उसको हटाने के लिए, मिटाने के लिए वो कितने संकल्पबद्ध थे, इस घटना से हमें पता चलता है। इसके अलावा उसमें उस समय जो सिक्के प्रचलित थे, जैसे रुपया, फिरोज शाही, आलम शाही, नौरंग शाही, इन सब की भी जानकारी हमें इससे मिलती है। अगर आप राजस्थान का पूर्ण क्रमिक इतिहास तैयार करने बैठेंगे तो बांकीदास की ख्यात एक आधार ग्रंथ के रूप में आपके लिए सहायक हो सकती है। उसके बाद में अपने अगली ख्यात आ रही है दयालदास की ख्यात। दयालदास सिढायच बीकानेर के राजा रतन सिंह के यहाँ दरबारी थे, विश्वस्त दरबारी थे, और महाराजा ने आदेश दिया, उसी से उन्होंने अपनी ख्यात में लिखी। तो चूँकि राजादेश है तो उनको जो है उस वक्त उपलब्ध वंशावलियाँ, पीढ़ियावलियाँ, पट्टे, बहियाँ, शाही फरमान, ख्यात साहित्य, इनका अच्छी तरह से अध्ययन करने का मौका मिला। दयालदास की ख्यात 2 खंडों में है। पहला खंड जो है बीकानेर के राठौड़ों से शुरू होकर के जोधपुर के राव जोधा तक का विवरण है, और दूसरे खंड में राव बीका से लेकर बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के राज्याभिषेक तक का विवरण है। एक तरह से शुरुआत में जोधपुर और फिर बीकानेर के शासकों की यशगाथा का इसमें वर्णन, उनकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। ये सिर्फ बातों का संग्रह नहीं है। जो आधुनिक राजस्थानी इतिहास के विद्वान हैं उनका मानना है कि दयालदास ने अपने समय की जिन घटनाओं का उल्लेख किया है वे प्रामाणिक मानी जा सकती है, लेकिन जो पहले की घटनाएं हैं उनसे जो पहले हो चुकी हैं उनके लिए स्रोत का उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। साथ ही साथ इसकी एक कमी ये भी है कि दयालदास का जो मुख्य उद्देश्य था इस ख्यात को लिखने का, अपने आश्रयदाता, अपने संरक्षक के घराने की प्रशंसा करना रहा होगा। हालांकि इन कमियों के बावजूद भी बीकानेर राज्य के इतिहास के निर्माण में अगर आप करना चाहें तो एक ख्यात बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अगली ख्यात है अपनी जोधपुर राज्य की ख्यात। ये ख्यात भी 2 खंडों में है। पहले जो खंड में शुरुआत में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर के जोधपुर के महाराजा मानसिंह के राज्यकाल तक का विवरण है, यानी कि मानसिंह के समय में ये ख्यात लिखी गई है। हालांकि इस ख्यात में प्रारंभिक जो इतिहास है कपोल कल्पित है, पक्षपातपूर्ण है, तिथिक्रम नहीं है, सही नहीं है तिथियां जो दी गई है मुख्य, लेकिन राव जोधा के समय से जो इतिहास लिखा गया है वो काफ़ी प्रामाणिक माना जाता है। इस ख्यात के बारे में इतिहासकारों का लिखना है कि ये वैसे तो खोजबीन उन्होंने ज़्यादा नहीं कही है, दंत कथाओं या किंवदंतियों के आधार पर ही बहुत सी बातें लिखी गई है। साथ ही साथ क्योंकि राजा के आदेश पर राज्याश्रय में लिखी गई है तो पक्षपातपूर्ण है इसका विवरण, इसलिए इसको जब आप पढ़ें देखेंगे तो आपको काफ़ी उसके लिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, ये बात ध्यान में हमेशा रखनी पड़ेगी। इसके अलावा बीकानेर के राठौड़ की ख्यात है, कविराज की ख्यात है, ये महत्वपूर्ण है। वैसे अगर देखा जाए तो राजस्थानी भाषा का साहित्य एक जगह नहीं है, जोधपुर वालों का जोधपुर में, बीकानेर वालों का बीकानेर में बिखरा पड़ा है। तो इसके प्रयास, इनको समेटने के प्रयास सबसे पहले किए थे मुनि जिन विजय ने। इन्हीं के प्रयासों से जोधपुर में प्राच्य विद्या संस्थान की की स्थापना राजस्थान सरकार ने की। यहाँ जो है उस वक्त जो भी राजस्थानी साहित्य ख्यातों के रूप में उपलब्ध था उसको संग्रहित किया गया। इसके अलावा इस संस्था ने अभी तक जो पांडुलिपियाँ जो कि हाथ से लिखे गए ग्रंथ हैं उनको छपवाने का कार्य प्रारंभ किया, और कई सारे इसमें ग्रंथ छापे भी जा चुके हैं। इसी क्षेत्र में एक और संस्था है चौपाशनी शिक्षा समिति, इसने राजस्थानी शोध संस्थान की स्थापना की थी। ये भी राजस्थानी साहित्य के प्रकाशन में अपना योगदान दे रही है, इसका सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों ये थी ख्यात साहित्य। जब भी हम राजस्थान का इतिहास पढ़ें तो राजस्थान में रहने वाले लोगों के विचार, मनोभाव, वो क्या सोचते थे अपने राजाओं के बारे में, युद्धों के बारे में, जौहर के बारे में, उनको जानने के लिए, उनकी मनोस्थिति जानने के लिए ख्यात साहित्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आजकल जैसे कि इतिहास में एक सबल्टर्न थ्योरी चली है कि हम नीचे से जाकर के इतिहास को देखें तो आम जन क्या सोचता था उसकी एक झांकी जो है इन ख्यातों में हमें ज़रूर देखने को मिलती है। हालांकि अपने आश्रयदाता का गुणगान करने के लिए कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ें कर दी गई हैं, तो इस बात को भी हमें बैलेंस करना होगा, लेकिन लोग की भावनाओं को समझने के लिए
राजस्थान में रहने वाले निवासियों के रीति रिवाज, वेशभूषा, क्या वो अपने शासकों के बारे में सोचते हैं, क्या अपेक्षाएं हैं उनकी, ये जानने के लिए ख्यात साहित्य अभूतपूर्व स्थान राजस्थान के इतिहास में रखता है। इतना कहकर ही आज का ये लेक्चर और अपने शब्द मैं यहीं पे समाप्त करती। धन्यवाद।